नमस्कार, मैं हूं अजय। प्रयागराज में मानसून की शुरुआती बारिश में ही जगह जगह जल जमाव की समस्या शुरू हो गई है। प्रयागराज के करेली इलाके में बनी गड्ढा कॉलोनी में बारिश के दिनों में बुरा हाल है, मगर प्रयागराज नगर निगम का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। थोड़ी सी बारिश के बाद ही लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। इसके चलते जाहिर है उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। देखिए जरा किन हालातों में लोग हैं और सड़क का क्या हाल है, और सड़क और घर में कोई फर्क नहीं रह गया है। बारिश का पानी घरों में घुस चुका है। लोग ऐसे में रहे तो कैसे रहें, और यही वजह है कि निगम के दफ्तर का जाकर घेराव किया महिलाओं ने। क्यों यह हाल है? पानी भरने की समस्या को लेकर आज सैकड़ों महिलाएं नगर निगम का घेराव करने पहुंच गईं और जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने कहा कि नाले की सफाई नहीं की जा रही है और अवैध प्लांटिंग से नाले पर कब्जा होता जा रहा है, जिससे पूरा इलाका बारिश के कारण परेशान है। सरकार से ये अपील है कि हम लोगों को फैसला दें। थोड़े सी जल भराव में इतने पानी आ जाते हैं। एक बार कहो, दो बार कहो, तीन बार कहो, हम लोग बर्दाश्त कर लें। अब हर दूसरे तीसरे दिन का हो गया। बार 3 साल पर आती, पानी का जल भराव हर दूसरे दिन आ रहा है। थोड़ी सी बारिश में हम सब डरने लगते हैं। रात के 1 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का ये हो गया है। कितनी हालत खराब हो गई। बूंद बूंद की कमाई का पैसा हम लोगों का जाया जा रहा है। आज हमारी सिर्फ एक मांगे हैं कि वो नाले को तोड़वाया जाए, हम लोगों का रास्ता बनाया जाए। ये रोज रोज का जल भराव अब नहीं बर्दाश्त है। और झमाझम बारिश ने प्रयागराज शहर की सूरत बिगाड़ दी है। आपने देखी तस्वीरें। बारिश की ये राह लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। बारिश के चलते पानी सड़कों और गलियों में भर जाने से सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं। सीवर चौक होने के चलते शहरवासियों की परेशानी बढ़ी है। कई इलाकों में जल भराव होने से लोग घुटने भर पानी में आते जाते नजर आ रहे हैं। अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और घर से बाहर देखिए क्या हालत है। जब मानसून की शुरुआत में ये हाल है इस इलाके का, प्रयागराज के भीतर, तो आगे क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल है। अल्लाहपुर के मटियारा रोड पर चारों तरफ बारिश का पानी नजर आ रहा है। लोग पानी से ही निकलकर आवाजाही कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है नगर निगम की तैयारियों पर। और ये सब ऐसा नहीं है कि इतनी बारिश हो गई हो कि चारों तरफ से पानी भर गया, बाढ़ का पानी आकर। ये बारिश का पानी मोहल्ले के भीतर से बाहर नहीं जा पा रहा है क्योंकि नाले चौक हैं, बंद हैं, उनकी सफाई नहीं हो पाई है। इस वजह से ये साफ साफ नगर निगम की लापरवाही का नतीजा। नेपाल में हुई बारिश का खामियाजा कुशीनगर वासियों को झेलना पड़ रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद से गंडक नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से खड्डा और तमकुहीराज तहसील के 1 दर्जन गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है। और ये देखिए बाढ़ के हालात कुशीनगर के भीतर। तो जगह जगह बारिश और बाढ़ कैसे हालात। आफत की बाढ़ जब आती है ऐसे में तो पानी और तबाही के साथ कई गम भी छोड़ जाती है। किसानों की फसलें तो बर्बाद हो ही रही हैं, पानी में डूबने से लोगों की मौत भी हो रही है। लखीमपुर खीरी और सिद्धार्थनाथ नगर में ऐसा ही हुआ। यहां बाढ़ के पानी ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। एक तो मुसीबतों की बारिश, ऊपर से आफत की बाढ़। ऐसे में जरा सी भी चूक हुई तो सीधे मौत के मुंह में। लखीमपुर खीरी और सिद्धार्थनगर में पानी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में नदी में डूबने से एक किसान की मौत हो गई। वो खेत में काम करने के बाद नाव से घर लौट रहा था, तभी नाव डिसबैलेंस होकर मोहाना नदी में समा गई, जिससे किसान गहरे पानी में डूब गया। गए थे उस पार खेती करने। हाँ। खेती करके उस पार से इस पार आ रहे थे। हाँ। जो करनाली और मोहाना के बीच में जी। वही पे दुर्घटना हुई। पुलिस वालों को भी सूचना दे दी है। हाँ। और मिट्टी नहीं मिली। नदी में डूबने से हुई है। हाँ, नदी में डूबने से। उधर सिद्धार्थनगर में भी लगातार हो रही बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। पैर फिसलने से युवक की पानी में डूबकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने शव को पानी से बाहर निकाला।
दरअसल कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते चारों तरफ बाढ़ का पानी भरा हुआ है। उसी के चलते ये हादसा हुआ। सर वो गया था ऐसा बच्चा बाथरूम करके लैट्रिन करके वो हाथ धुलने मतलब पानी छूने गया था, पैर फिसल गया, वो गिर गया अंदर। वहीं गोरखपुर में जलभराव होने से किसानों और थोक दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई दुकानदारों की सब्जियां पानी में डूबने से खराब हो गई हैं। इसके अलावा दुकानदारों और किसानों को संक्रामक बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है। मंडी सचिव ने इसकी सूचना आला अफसरों को भी दे दी है, लेकिन जलभराव की समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। मंडी में बाहर सड़क के बाहर नाली न होने के कारण मंडी यार्ड के अंदर का पानी बाहर नहीं जा पा रहा है। अब बरसात भीषण हो रही है जिसकी वजह से पानी लग गया है। अब देखना है कि आफत की बाढ़ अब और कितना सितम ढाती है। पानी अपने साथ कितने घरों की खुशियां बहा कर ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई खबर कि सुशांत सिंह राजपूत की करीबी दोस्त और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को रेप करने और जान से मारने की धमकी दी गई है। यह धमकी मनु राउत नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से दी गई है। रिया चक्रवर्ती का कहना है कि उन्हें इससे पहले गालियां दी गई, खूनी तक कहा गया, लेकिन वो चुप रहीं। मगर अब की बार रेप और जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इसलिए उन्होंने साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बताएं कि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह सुसाइड मामले में रिया से 11 घंटे तक पूछताछ की थी। रिया चक्रवर्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुशांत सिंह सुसाइड मामले की सीबीआई से जांच की मांग भी की है। हाल में कौन है धमकी देने वाला, क्या वजह है इसके पीछे? जौनपुर में रविवार को जमीन विवाद में हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दो पक्ष इसमें आमने सामने आ गए थे और जमकर इनके बीच लाठी डंडे चले। पिटाई में आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। एक युवक की अस्पताल में इससे मौत हो गई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मगर देखिए जरा, ये तस्वीरें आम होती जा रही हैं यूपी के भीतर। जमीन विवाद और उसमें लाठी डंडे से एक दूसरे पर टूट पड़ना लोगों का, खून सवार। जौनपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं। किसी एक मुद्दे की वजह से अगर सबसे ज्यादा आपस में लोग भिड़ते हैं यूपी के भीतर तो वो है जमीन विवाद। और इसको लेकर लगातार कोशिशें सरकार करती नजर भी आई, लेकिन ये विवाद है कि खत्म नहीं हो रहे। महरी में 3 दिन पहले 2 पक्षों में आपस में मारपीट हुई थी, जिसमें एक बच्चे को ज़्यादा चोट थी। वो बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती था, जिसकी कल मृत्यु हो गई है उपचार के दौरान। तो इस मुकदमे में कुल 6 अभियुक्त नामित थे और एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया था। सभी 7 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धारा में परिवर्तन करते हुए आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। आला कत्ल भी लाठी डंडा बरामद हो गए हैं और इसमें आगे गैंगस्टर। और जौनपुर से ही दूसरी खबर, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे रविंद्र निषाद की 1 करोड़ की संपत्ति को सील किया गया है। उस नोटिस भी चिपका दिया गया है, कोई भी इस संपत्ति को खरीद न सके, यह भी साफ कर दिया गया है। सील संपत्ति की कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक इसके पहले भी करीब 4 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया था और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्तार अंसारी की यह प्रॉपर्टी जौनपुर में जिसे सील किया गया है, 1 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी। मुख्तार अंसारी के एक साथी रविंद्र निषाद है, उसके ऊपर अवैध पंजीकृत किया गया था अवैध मछली का व्यापार करने के लिए। उसको गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। अभी कुछ दिन पूर्व उसकी 4.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया था 14 के अंतर्गत। अभी उसके और प्रॉपर्टी का पता चला है, लगभग 1 करोड़ की प्रॉपर्टी और है जिसको सीज किया गया है। अब तक इसकी रविंद्र निषाद की 5.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज किया जा चुका है। पुलिस लगातार अपराध के खिलाफ कार्रवाई में जुटी दिखाई दे रही है यूपी में, लेकिन बदमाशों के हौसले नहीं टूट रहे हैं। गाजियाबाद में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने दुकान पर बैठे एक दुकानदार को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वारदात चिरोड़ी बाजार की है।
जब मृतक अपनी दुकान पर बैठा था तभी कुछ बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि व्यापारी से रंगदारी की मांग की जा रही थी। पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी दुकानदार ने, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते आज आखिरकार तो व्यापारी मारा गया। कौन कसूरवार, अपराधी केवल या पुलिस वाले जिसने वक्त रहते कदम नहीं उठाया? गनशॉट वो लगभग ये 1:15 बजे दोपहर की घटना है। एक मोनू नाम के एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने गोली मार हत्या करके अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। उपचार के दौरान सीसीटीवी फुटेज लिए गए हैं और आसपास के दुकानदारों से बातचीत हुई है। काफ़ी लोग हैं भी, उनसे काफ़ी इनपुट मिला है। हमारी टीम लगातार दबिश दे रही है और जल्दी उसको गिरफ्तारी। लखनऊ में पुलिस ने आज 50,000 के इनामी ठग अजीत गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में किसानों की जमीनों के मुआवजे का करोड़ों रुपए हड़प लिया है। ये एनी बलियन के नाम से कंपनी चला रहा था। आरोपी अजीत गुप्ता की पत्नी निहारिका सिंह भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। अजीत गुप्ता को डीसीपी ईस्ट की टीम ने गिरफ्तार किया है। कानपुर में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी युवती को टक्कर मार दी। युवती जख्मी हो गई। घटना दर्शनपुरवा की है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। देखिए किस तरीके से युवती को कार ने टक्कर मारी। युवती सड़क किनारे खड़ी थी, लेकिन कार सवार ऐसा लगता है कि बेकाबू हुआ। देखिए जैसे ही उसने मोड़ पे कार सवार मुड़ा, कार सड़क किनारे खड़ी युवती को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। फिरोजाबाद में पुलिस ने अंतर जनपदीय लुटेरे गैंग का खुलासा किया है और 7 लुटेरे गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से भारी मात्रा में लूटे हुए मोबाइल, तमंचा, बाइक और एक ऑटो बरामद किया गया है। पकड़े गए 7 लुटेरे ऑटो में बिठाकर सड़क पर ले जाकर मोबाइल फोन और महिलाओं के सोने चांदी के जेवरात लूट लिया करते थे। लेकिन आज ये सब खुद पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस्लामाबाद में आज एक सक्रिय लुटेरों का गैंग पकड़ा है। करीब इसमें 7 लुटेरे हैं ये, और इनके पास से भारी मात्रा मोबाइल, करीब 9 की संख्या में मोबाइल फोन लूटे हुए बरामद हुए हैं। और ये इनके पास 2 ऑटो रिक्शा मिला है जो चोरी के हैं, जिनके माध्यम से लूट करते थे, वो बरामद हुआ है। तमंचे आदि मिले हैं इनके पास। गाजीपुर में पुलिस ने अलग अलग थाना इलाकों में जिले के टॉप 10 की लिस्ट में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनमें एक बदमाश आरिफ और पिंटू पर 15,000 का इनाम था। इसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। 2014 से फरार चल रहा था। दूसरा बदमाश पारस यादव विधुरिया नहर के पास से पकड़ा गया। इस पर 37 मामले दर्ज हैं। चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध, आपराधिक माफियाओं के विरुद्ध अभियान के तहत जनपद गाजीपुर के जिले का टॉप 10 अपराधी पारस यादव, जिस पर 37 से भी अधिक मुकदमे थे, उसको हथियार के साथ, अवैध हथियार के साथ कल दुल्लापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार 2014 से लूट के केस में वांटेड 15,000 इनामियां। और खबर गाजीपुर से है, जहां पर पुलिस को 2 बड़ी कामयाबी मिली है। गाजीपुर पुलिस ने अलग अलग थाना इलाकों से 15,000 के इनामी, एक बदमाश और जिले के टॉप 10 लिस्ट में शामिल शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जैसा हमने आपको बताया। और हमीरपुर में दबंगों के सामने पुलिस एक बार फिर बेबस नजर आई, जहां 2 पक्षों में समझौता करवाने गई पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे चले। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। मेरठ में दबंगों की करतूत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बाइक पर सवार होकर दबंगों ने एक कॉलोनी में हवाई फायरिंग कर दी। इस घटना से कॉलोनी के लोग सहम उठे। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। दबंगों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। बावजूद इसके 2 दिन बाद तक पुलिस बदमाशों की शिनाख्त तक नहीं कर पाई है।
समूचे ब्रज में टमाटर के दाम महंगाई के आसमान पर पहुंच गए हैं। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद में टमाटर पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। लॉकडाउन में 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अनलॉक में 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आगरा में एक बार फिर टमाटर महंगाई से लाल हो गया है और बाजार में भी टमाटर अब कम मात्रा में दिखता है। हालत यह है कि पेट्रोल के बराबर कीमत हो गई है टमाटर की। पेट्रोल भी 80 रुपए के आसपास है 1 लीटर और टमाटर भी 80 रुपए के ऊपर चल रहा है 1 किलो के हिसाब से। तो ऐसे में लोगों का घरेलू बजट भी बिगड़ा है और लोगों की स्थिति खराब हुई है। एक तो लॉकडाउन में लोगों के लिए रोजगार की भी कमी आई थी और इसके बाद अब जब टमाटर की महंगाई बढ़ी है तो घरों में सब्जियों पर संकट खड़ा हो गया है। तो ऐसे में हम बात करना चाहेंगे जो लोग टमाटर खरीद रहे हैं। आप बताइएगा क्या लेने आए थे बाजार में? मैं टमाटर लेने आया था। क्या चला टमाटर के साथ, कितना महंगा है? बहुत महंगा हो गया है और बिल्कुल समझो पेट्रोल और टमाटर एक बराबर हो गए हैं। तो ऐसे में बजट बिगड़ रहा है घर का सब। ठीक है, काम तो चला नहीं है, थोड़ा लेंगे, थोड़ा लेके काम चलाएंगे, पर महंगा बहुत हो गया है। तो महंगा बहुत हो गया है, इसकी वजह से जहां लोग 1 किलो टमाटर लेते थे अब वो लोग जो है आधा किलो और 250 ग्राम टमाटर लेकर के अपना काम चला रहे हैं। तो आगरा में एक बार फिर टमाटर महंगाई के आसमान पर पहुंच गया है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। लौटते हैं खुशी पलों में और खबरों के साथ। सोनभद्र के उम्भा गांव में पिछले साल हुए नरसंहार कांड की आज बरसी है। इसे लेकर कांग्रेस के कई नेता उम्भा गांव जा रहे थे, मगर पुलिस ने उन्हें रोका और हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। न किसी को कोरोना का खौफ है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। तस्वीरें वाराणसी के नारायणपुर टोल प्लाजा की हैं, जहां कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा और पूर्व विधायक अजय राय के समर्थकों और पुलिस की नोकझोंक देखने को मिली। पुलिस ने इन सबको सोनभद्र के उम्बा गांव जाने से रोक दिया था। इसको लेकर कार्यकर्ता गुस्से में आ गए और टोल प्लाजा पर ही हंगामा करने लगे, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर ही धरना शुरू कर दिया। योगी सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या आदिवासियों के पक्ष में खड़ा होना, क्या आदिवासियों के साथ सहानुभूति रखना अपराध है? अगर ये उनकी दृष्टि में अपराध है तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये अपराध बार बार करेगी। और हम लोग जा रहे थे उम्बा के आदिवासी किसानों को उनकी शहादत को सलाम करने, उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने, तो हमें पुलिस ने योगी सरकार के इशारे पर तानाशाहीपूर्ण तरीके से, अवैध तरीके से रोका है। उधर भदोई के गोपीगंज में भी पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को सोनभद्र जाने से रोक दिया। इस दौरान अजय लल्लू पुलिस की दमनकारी कार्रवाई से उखड़ गए और मौके पर मौजूद पुलिस अफसरों को विपक्ष के नेताओं के साथ सौतेला व्यवहार करने पर नाराजगी जताते रहे। कोई ऐसा मैं कानून का उल्लंघन कर रहा हूँ, आपके किसी चीज को डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो हमको बता दें कि भाई हाँ नहीं जाने देंगे, चलिए रोक देंगे। भदोई पुलिस ने अजय लल्लू और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और सीतामढ़ी गेस्ट हाउस ले जाया गया। दरअसल पिछले साल 17 जुलाई को जमीनी विवाद को लेकर सोनभद्र के उम्बा गांव में 10 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जबकि 28 लोग घायल हो गए थे। इस घटना की पहली बरसी की पूर्व संध्या पर कांग्रेसी कार्यकर्ता मारे गए आदिवासियों को श्रद्धांजलि देने उम्बा गांव जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। टीम न्यूज़ 18। राजनीति तो एक तरफ चलती रही उम्भा को लेकर, मगर सवाल है कि इस 1 साल के दौरान कितना बदला उम्भा गांव। आइए इसे आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए। इस घटना के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई और भूमाफियाओं पर एक्शन लिया। सरकार ने भूमाफियाओं से जमीन छीनकर आदिवासियों में बांट दी। योगी सरकार ने भूमाफियाओं की जमीन ले ली और 281 आदिवासियों के बीच इन्हें बांटा। 860 बीघे जमीन को बांट दिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यहां 340 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत भी की। सीएम योगी ने खुद इस गांव का दौरा किया, परिजनों से मुलाकात की और 18 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया। तो जिस जमीन को लेकर जो दशकों से जिस जमीन पर कब्जा था और आखिरकार नरसंहार हुआ, उन जमीनों को उन लोगों को लौटा दिया गया जिनका उन पर असली हक था। और सीबीएसई और सीआईएसई के बोर्ड के बाद अब यूपी बोर्ड भी अपना पाठ्यक्रम कम कर रहा है, 30% तक कम कर रहा है, जिससे छात्रों को राहत मिल सकेगी।
सरकार ये फैसला कोरोना को देखते हुए कर रही है। जल्द ही इसका शैक्षिक कैलेंडर जारी होगा। सरकार ने बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बाकी बचा 70% सिलेबस 3 हिस्सों में पढ़ाया जाएगा। पहले हिस्से में सिलेबस कक्षा के हिसाब से, विषय के हिसाब से और अध्याय चैप्टर के हिसाब से वीडियो बनाकर ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, जिसे टीवी चैनल पर भी प्रसारित किया जाएगा। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना, लेकिन जारी है यहां पर कुछ ही पलों में खबरों का सिलसिला।